आगे हम पढ़ रहे थे सूक्ष्म जीवों का उद्योग में किस प्रकार से प्रयोग होता है। अभी तो हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देख लिया, घर पे बनाने वाली चीजों में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से उपयोग आते हैं। चलिए अब देखिए बेटा, इसमें औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, अब उद्योग से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, पहले हमको ये चीज देखना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों के उत्पादन के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे किण्वन या फर्मेंटेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इनको हम? फर्मेंटेटर। ठीक है, एक बार आप इस चार्ट को देख लीजिए, जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए चार्ट देखना जरूरी है। अब यहाँ पर जितना भी हम यूजेस पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल लेवल पर पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप घर पे दही बनाते हो तो आप उसमें क्वांटिटी बहुत कम रखते हो, अपन 1000 लीटर दही नहीं बनाते, बट जब अपने को हजारों लीटरों में बनाना है, जब हमको मेजर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो वहां पर बेटा अपने पास स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सबसे पहले यूज क्या होता है बेटा? फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस। ब्रेवरेजेस का मतलब जो शराब बनती है बेटा, अल्कोहल बनती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेवरेज। तो ब्रेवरेज में जो आता है वो 3 चीजें आती हैं, सिलेबस में है बेटा अपने, विस्की, विस्की आती है, फिर क्या आएगा बेटा? ब्रांडी आएगा, और फिर क्या आएगा? रम आएगा। विस्की, ब्रांडी और रम, ये काई में आएगा बेटा? आपका फर्मेंटेड बेवरेजेस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा एंटीबायोटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, लाइफ के जो अगेंस्ट हो उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। बट सर एंटीबायोटिक तो हमने सुना है कि हमको डिसीजेस से बचाता है, हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं हो बात कर रहे बेटा, पर बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। जो बैक्टीरिया आपको डिसीज कर रहा है उसको मारने वाली मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटीबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है बेटा वो होते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है बेटा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एक्टिव करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जाकर एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पर दे रखा है साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्ट्रेटिन। मैं बता देता हूं क्या यूज होता है बेटा। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है बेटा, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। क्या होता है ये? इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट किसको बोलते हैं? ऐसी मेडिसिन जो कि क्या करेगी? हमारे इम्यून सिस्टम की पावर को कम कर दे। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं, से कोई पेशेंट है, उसने अपनी किडनी ट्रांसफर कराया, अब हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है? मारने की कोशिश करती है। अब जैसे किसी पर्सन ने अपनी, उसकी एक किडनी खराब हो गई, उसने किसी दूसरे पर्सन की किडनी ली, अब जब दूसरे पर्सन की किडनी में उसकी बॉडी में लगाएगा तो उसकी बॉडी में प्रेजेंट सेल जो होगी बेटा उसकी किडनी को क्या कर देगी? बार बार डैमेज कर देगी। तो उस डैमेज से बचने के लिए यहां पर डॉक्टर क्या देते हैं बेटा? उसको साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक मेडिसिन होती है जिसके अंदर क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम की पावर को कम कर देती है, मतलब ये कुछ समय के लिए उसका इम्यून सिस्टम जो हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो किडनी, नई किडनी आई है, वो भी बॉडी के लिए अडॉप्टेड नहीं है। जब वो प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट हो जाएगी, जब वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी, तब हम उसकी साइक्लोस्पोरिन ए क्या कर देंगे बेटा? बंद कर देंगे। दूसरा होता है बेटा स्ट्रेटिन्स। स्ट्रेटिन्स क्या होते हैं? हमारे हृदय के पास बहुत पतली पतली धमनियां होती हैं, बहुत पतली पतली वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है। तो अगर किसी पर्सन की ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो ये जो धमनियां होती है बेटा, ये क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है। इन धमनियों के अंदर क्या होता है? ब्लॉकेज बन जाता है, यहां पर आकर टक्का बन जाता है। अब ये जो ब्लॉकेज बना है, इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है बेटा स्ट्रेटिन। स्ट्रेटिन क्या करेगा? आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको गिरा देगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देगा। और जब ब्लड के अंदर प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी तो ये जो धमनियां है बेटा, ये जो ब्लॉकेज है, ये भी क्या हो जाएंगे? अपने आप रिमूव हो जाए। ठीक है, ये हो गया बेटा क्या? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या होता है बेटा? केमिकल्स। माइक्रोब्स का यूज करके हम इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। इसमें बेटा फ्यूमेरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड एनसीईआरटी में नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की। आपको याद सिर्फ 4 करने। कौन कौन से? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ब्यूट्रिक एसिड। इसके अलावा बेटा क्या मिलते हैं हमको? माइक्रोब से, सूक्ष्म जीवों से हमको क्या मिलते हैं? एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से मिलते हैं? पहला होता है बेटा लाइपेजेस।
दूसरा होता है पेक्टिनेजेस या प्रोटीएजेस, तीसरा होता है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज, फोर्थ होता है रेनेट, इसको याद मत करना, क्रॉस कर रहा हूं मैं इसको, और लास्ट वाला होता है बेटा अल्फा अमाइलेज। ठीक है, तो ये बेटा ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमको किससे मिलती है बेटा, सूक्ष्म जीवों से मिलती हैं, और इनको सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करने के लिए हम उद्योग जो होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, इनको प्रोसेस करते हैं। अब कैसे प्रोसेस करते हैं ये अपन पीछे वाली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, उद्योग में सूक्ष्म जीव, सबसे पहला क्या लिखा, ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किण्वित पेय। किण्वित पेय का मतलब क्या होगा, पेय का मतलब पीने वाली वस्तु है। कौन सी चीज पीने वाली होती है, बेवरेजेस, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब किण्वन मतलब क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन, अभी बताया था फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव जो होगा बेटा ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण करेगा और कौन सी गैस उत्पन्न करेगा, CO। इसके साथ एक और केमिकल उत्पन्न होता है बेटा जिसका नाम होता है मिथेनॉल, इथेनॉल, जिसका नाम क्या होता है, इथेनॉल। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होगा बेटा इसका क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से दो चीजें बनेगी, एक तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनेगी बेटा, ऊर्जा बनेगी, प्लस क्या बनेगा आपके पास, इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होता है, सूक्ष्म जीव विशेषकर यीस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिस्ट को माल्टीकृत धान्य तथा फलों के रसों के में इथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा माल्ट का मतलब क्या होता है, माल्ट का मतलब ये होता है कि आप गेहूं, अब डिपेंड करता है आपको बनाना क्या है, आपको विस्की बनाना है, ब्रांडी बनाना है, रम बनाना है, बियर बनाना है, क्या प्रोड्यूस करना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको विस्की बनाना है तो विस्की बनाने के लिए करते क्या है बेटा, गेहूं को लेते हैं और उस गेहूं को पहले पानी में भिगो कर रख देते हैं सड़ाने के लिए, उसको पहले सड़ाया जाता है। ठीक है, उसको सड़ाया जाएगा, सड़ाने के बाद उसके अंदर क्या होगा बेटा, यीस्ट नामक जो यीस्ट होती है उसको अपन क्या कर देंगे बेटा, मिक्स कर देंगे। यीस्ट मिक्स करने के बाद कुछ समय बाद उसमें क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, इथेनॉल। अब ये जो इथेनॉल होता है बेटा, ये क्या होता है, इथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहल पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। मैंने अभी बताया था बेटा कि अगर आपको विस्की बनाना, अगर आपको वाइन बनाना है तो आपको अंगूरों को सड़ाना पड़ेगा, अगर आपको विस्की बनाना है तो आपको गेहूं को सड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के जो पेया होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थों का क्या करता है, किण्वन करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है बेटा, बियर का उत्पादन बिना आसवन द्वारा, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम का किण्वन रस से उत्पादन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं डिस्टिलेटेड, दूसरे होते हैं नॉन डिस्टिलेटेड। एक क्या होगा बेटा, डिस्टिलेटेड, दूसरा क्या होगा, नॉन डिस्टिलेटेड। इसको समझना क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, फर्मेंटर इसको बोलते हैं, बड़े बड़े टैंकर होते हैं उनको बोलते हैं फर्मेंटर। अब इस फर्मेंटर में हमको पहले क्या बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने सबसे पहले यहाँ पर गेहूं, फल वगैरह डाल दिए, उसको पानी से भर दिया और इसको अपन ने क्या कर दिया, कवर करके उसको छोड़ दिया ताकि इसमें ऑक्सीजन ना जा सके। कुछ समय बाद इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, इथेनॉल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम दो तकनीकों का उपयोग करते हैं। अब ये जो कच्चा पदार्थ है जो हमको मिला है, इसके अंदर सब कुछ मिक्स है। ठीक है, इसके अंदर गेहूं भी पड़ा हुआ है, मतलब एक टाइप से कचरा बना हुआ है, सड़ा हुआ गेहूं पड़ा है, सड़ा हुआ पड़ा हुआ है, सारी सड़ी हुई चीजें पड़ी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब इस सड़ी हुई चीजों से अपन क्या करते हैं बेटा, दो चीजें करते हैं। एक, इसको आप भेजोगे बेटा किसमें, डिस्टिलाइजेशन में, और दूसरा नॉन डिस्टिलाइजेशन। अब डिस्टिलाइजेशन तकनीक होती क्या है, डिस्टिलाइजेशन तकनीक में क्या करते हैं, देखो यहां पे समझाता हूं। देखो क्या करेंगे बेटा, डिस्टिलाइजेशन तकनीक के अंदर
आप इसमें अपना जो भी कच्चा पदार्थ है उसको रखेंगे और उसको यहां से नीचे से आप क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे, गर्म करना स्टार्ट करेंगे। जब हम इसको गर्म करेंगे, जब इसको हीट करेंगे, तो इसमें जितना भी जलीयांश होगा, जितना भी वाटर कंटेंट होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा बाहर। और अब जो इसके अंदर बचेगा बेटा, वो क्या बचेगा, आपका प्योर इथेनॉल बचेगा। क्या बचेगा, इथेनॉल। प्योर नहीं बोल सकते, 70%, 20%, 30%, ये क्या बचा आपका, इथेनॉल बचा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टिलेशन। तो जिसके अंदर जल की मात्रा कम करना, आप पेय बनाया आपने, अब एक पेय जो होगा उसके अंदर इथेनॉल की मात्रा ज्यादा होगी, किसी के अंदर इथेनॉल की मात्रा कम होगी। जिसके अंदर इथेनॉल की मात्रा ज्यादा होगी, इसका मतलब सीधी सी बात है, उसमें से अपन ने जल को क्या कर दिया बेटा, निकाल दिया। तो जल को निकालने के लिए अपन उसको क्या करते हैं बेटा, डिस्टिलेटेड। और जिसका डिस्टिलेशन नहीं करते उसमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देखो, अब पीछे चलते हैं वापिस। अब चलो, अब देखो बेटा, फिर से बताता हूं आपको जो मैंने पॉइंट बताया था। कच्चा पदार्थ है, कच्चे पदार्थ का अपन बेटा दो तरीके से करेंगे। किण्वन, सबसे पहले क्या करवाया आपने, किण्वन करवाया। किण्वन से क्या मिला आपने, वो कच्चा पदार्थ मिला। अब ये जो कच्चा पदार्थ मिला बेटा, इसको अपन क्या करेंगे, तो देखो क्या लिखा है, कच्चे पदार्थ पर निर्भर करती है, वाइन व बियर का उत्पादन बिना आश्वासन के किया जाता है बेटा। तो लिख लो ये पॉइंट, वाइन एंड beer, wine and beer is produced without distillation, without distillation। बिना डिस्टिलाइजेशन के जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होंगे बेटा, वाइन और बियर, है ना। बिना आसवन के जो उपयोग जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वाइन और बियर। और आसवन की मदद से जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होती है बेटा, विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की, ब्रांडी और रम। ठीक है, तो एक होते हैं जो आसवन से उपयोग बनते हैं, दूसरे क्या होते हैं, बिना आसवन के बनते हैं। जो आसवन से बनते हैं उनका नाम क्या होता है बेटा, वाइन और विस्की, ब्रांडी और रम। और जो बिना आसवन के बनते हैं उनका नाम क्या होता है, वाइन और बियर। ठीक है, तो विथ डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन। समझ में आया बेटा, बात समझ में आई। ज्यादा कुछ चीजें याद मत रखना, सिंपल सी बात है भैया, हमको क्या करना है, अल्कोहल बनानी है। ठीक है, अल्कोहल कैसे बनाई जाती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाई जाती है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस कौन करवाता है बेटा, यीस्ट करवाता है। क्या करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, उसके अंदर क्या बनाना है पहले तो वो डिसाइड करो, वाइन बनाना है, बियर बनाना है, विस्की बनाना है, ब्रांडी बनाना है या फिर रम बनाना है। अगर आपको विस्की बनाना है तो गेहूं का उपयोग करेंगे, अगर आपको वाइन बनाना है तो ग्रेप का उपयोग करेंगे। डिपेंड करेगा कि आपको बनाना क्या है। अब करना क्या है बेटा, इसमें यहां पर जो भी कच्चा पदार्थ होता है उसको हम ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, उसमें यीस्ट डाल के उसको रख देंगे एक जगह पर। अब कुछ समय बाद वहां पर किण्वन की प्रक्रिया शुरू होगी और किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल बनेगा। अब इस अल्कोहल को हमको साफ करना है, उसको निकालना है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो उसको गर्म करके जलीयांश को उड़ा दो भाप बना के, दूसरा यह है बेटा उसको गर्म मत करो। अब जिसको गर्म करेंगे, जिसमें भाप बना के, जल को अपन ने भाप बना के उड़ा दिया, तो इसका मतलब यह है कि उस अल्कोहल के अंदर जल की मात्रा क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसका उदाहरण क्या है, विस्की, ब्रांडी और रम। ठीक है, और जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा बेटा, वाइन और बियर होगा। ठीक है, समझ में आई बात, ज्यादा डिटेल में मत जाना, बस इतना ही याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट जो चीज होती है वो क्या होती है बेटा, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक के बारे में कुछ चीजें याद रख लो बेटा। ठीक है, पहली चीज ये याद रखना, एंटीबायोटिक विषाणुओं के लिए नहीं होती है, सिर्फ जीवाणुओं के लिए होती है। ओनली फॉर बैक्टीरिया, ओनली फॉर बैक्टीरिया। अब बेटा अगला जो होता है वो क्या होता है आपका, एंटीबायोटिक।
एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। अब प्रतिजैविक में क्या देखो, प्रतिजैविक एक प्रकार के पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीव करते हैं। देखो मैं पूरी कहानी बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने करी? फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक जो होती है बेटा, उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटेटम, आगे का भी नाम याद रख लोगे तो काफी है। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक की जो खोज हुई वो क्या थी? पेनिसिलिन। ठीक है, अब पेनिसिलिन की खोज कैसे हुई, क्या हुई, है ना, इसके बारे में देख लो। ठीक है, अब पेनिसिलिन की खोज कैसे हुई बेटा? तो देखो इसमें लिखा हुआ होगा, सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। किसने करी बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था, जैसे कि मान लो कि एक्चुअल में ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये पेनिसिलिन के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये कुछ अपना कुछ अलग काम कर रहे थे। बट इन्होंने क्या है, एक पेट्री डिश, कांच की वो होती है बेटा प्लेट, उसके अंदर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी थी। अब ये कुछ कर रहे थे प्रयोग और उसको किसी ड्रॉर वॉर में डाल के छोड़ के चले गए। अब कुछ दिन बाद आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ एक बीच में ऐसा पैच बना है जहां पर बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं है और आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया। तो उनको डाउट आया कि ये जो बीच में जिस जगह पर बैक्टीरिया नहीं है वो किस कारण से नहीं है। तो उन्होंने वहां से सैंपल लिया और किसी दूसरी डिश में डाला जिसमें बैक्टीरिया थे, और जैसे ही उन्होंने डाला तो उन्होंने देखा वहां से वापस बैक्टीरिया जो हो, जिस जगह पर उसको डाला है वहां से बैक्टीरिया क्या हो गए, गायब होने लग गए। तो इस तरीके से पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? ठीक है, किसने करी थी बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखो पेनिसिलिन के बारे में पेनिसिलिन के बारे में कुछ चीजें नोट कर लो बेटा। सबसे पहला, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम फर्स्ट जो थी वो कौन सी थी बेटा? पेनिसिलिन। पहली एंटीबायोटिक जो खोजी गई थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। किससे प्राप्त की गई थी? तो लिखो नीचे, पेनिसिलम नोटेटम। पेनिसिलम नोटेटम। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर कई बार एग्जाम में सिर्फ फ्लेमिंग दे देता है बेटा। किसने डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने। अब खोज तो फ्लेमिंग ने कर ली, परंतु इसको इस फंगस से बाहर किसने निकाला? तो उसका नाम है बेटा चेन एंड फ्लोरी। ये आगे के चैप्टर में पढ़ोगे पर अभी बता देता हूं मैं। आइसोलेट किसने करा? एंटीबायोटिक को निकाला किसने? चेन और फ्लोरीन ने। खोजा किसने? फ्लेमिंग ने। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, चलो आगे चलो। अब एंटीबायोटिक के प्रकार। अब एंटीबायोटिक दो प्रकार की होती है बेटा, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, दूसरी होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम वाली। ये ऐसे प्रतिजैविक हैं जो अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों का नाश करते हैं, जैसे पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या होगा बेटा? बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया, ये स्पेसिफिक, मतलब ओवरऑल बात ये याद रखना बेटा। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? बड़ा, मतलब जो बहुत सारे बैक्टीरिया पर काम करे उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और जो सिर्फ स्पेसिफिक कम बैक्टीरिया पर, एक या दो बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक ग्रुप के बैक्टीरिया पे ही काम करे, उसको अपन बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के दो एग्जांपल है, कौन कौन से बेटा? एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा क्या होता है? पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए अब दूसरी कौन सी होती है बेटा? नैरो स्पेक्ट्रम, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है? विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। अब विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक के बारे में क्या लिखा है बेटा? तो देखो, इस प्रकार के प्रतिजैविक केवल एक प्रकार के रोगजनक को नष्ट करते हैं। जो एक ही प्रकार के रोगजनक को नष्ट करे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा? विशिष्ट। और जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रतिजैविक को नष्ट करे उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रॉड, है ना। तो पेनिसिलिन के दो टाइप हो गए बेटा, एक हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या हो गया? नैरो स्पेक्ट्रम। इसके लिए एक बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है अपने पास, ये दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर लिखी हुई है बेटा बीच में, ये स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस बेटा एक बैक्टीरिया, ये एक आपका जीवाणु है, इसका चित्र बना हुआ है स्टेफाइलोकोकस का, ये ऐसा दिखता है। और पेनिसिलिन जो होती है बेटा एक्चुअल में मोल्ड होती है, या फिर और अच्छे से आपको बताऊं तो आप तो ये याद रख लो कि एक फंगस होती है। ठीक है, ये इस तरीके से दिखती है, ये पेनिसिलिन है
और इस पेनिसिलिन से निकलता है पदार्थ जो कि क्या करता है, इस स्टेफाइलोकाकस को मार देता है। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो हो गई बेटा, इससे अपने को मिलती है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, और ये जो प्रतिजैविक होता है ये किसको मारेगा, जीवाणु को मार देगा। अब यहां पर आपके सामने बेटा देखो ये क्या लिखा हुआ है, एंटीबायोटिक, और यहां पर इससे एरो निकले हुए, तो देखो जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, ये कौन से बैक्टीरिया को मारती है, स्टेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अगर आप देखोगे बेटा तो कौन सी, क्लोरोमफिनिकॉल। क्लोरमफिनिकॉल जो होती है बेटा, क्लोरमफिनिकॉल जो होती है वो किसको मारेगी बेटा, स्ट्रेप्टोकाइकस, है ना। आपको याद नहीं करना, मैं बस बता रहा हूं। देखो जैसे पेनिसिलिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेरिसाइक्लिन, सेफ्लोस्पोरिन, ये अलग अलग एंटीबायोटिक की क्लासेस है। मतलब ये जो है बेटा, ये सारी की सारी कौन सी है, नेरो स्पेक्ट्रम है, विशिष्ट प्रकार की प्रतिजैविक, जो कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही मारेगी, सबको नहीं मारेगी। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पढ़ लिया, घर में कौन कौन सी चीज बनती है बेटा, अपने पास दही बनती है, और खमंड बनाते हैं, और इडली डोसा बनाते हैं, और ब्रेड बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एंटीबायोटिक जो होती है उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करते हैं। इंडस्ट्री में क्या बनाते हैं हम, ब्रेवरेजेस बनाते हैं। ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक डिस्टिलेटेड, दूसरी नॉन डिस्टिलेटेड। चलो, चलो, ये आगे क्यों भागता है। हम्म, यहाँ पढ़ रहे थे बेटा, देखो अब आगे लिखा हुआ है, विभिन्न प्रतिजैविक निम्न है। ठीक है, निम्न है, एक होता है प्रतिजैविक, दूसरा होता है सूक्ष्म। प्रतिजैविक जीवाणुनाशक, प्रतिजैविक में देखो नाम दे रखा है आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन। ठीक है, और ये याद नहीं करना बेटा, सिर्फ समझाने के हिसाब से। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसको मारेगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिमस, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसको ये मारती है ना। क्लोरमफिनिकॉल किसको मारेगी बेटा, ये इसका नाम दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे वाली किसको मारेगी, ये जो मैंने आपको पीछे वाला चार्ट बताया वही था, आपको इसको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रतिजैविक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा विशिष्ट जीविक, है ना, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दूसरी होती है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया को मार देगी, और नैरो स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को मार देगी। और प्रतिजैविक जो होती है वो सिर्फ जीवाणुओं पर कार्य करती है, विषाणुओं पर कार्य नहीं करती है। ठीक है, चलिए, अब कवक जो होती है उससे कौन कौन सी प्रतिजैविक मिलती है, तो पेनिसिलिन और वैकेरिन जो होती है वो किससे प्राप्त होती है बेटा, अपने को कवक से प्राप्त होती है। और सूक्ष्म जीवों से, बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाली प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन मॉरियस और जेब्रेला। ठीक है, इसको याद करना मत, बस इतना याद रख लेना बेटा। प्रतिजैविक दो प्रकार की होती है, एक कवक से प्राप्त होती है, दूसरे जीवाणुओं से प्राप्त होती है। एक फंगस से मिलेगी, एक बैक्टीरिया से मिलेगी। फंगस से मिलने वाली ये दो हो गई, बैक्टीरिया से मिलने वाली इधर दो हो गई। ठीक है, अब देखो कार्बनिक अम्ल एंजाइम व जीव सक्रिय अणु, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन सी चीज बनती है। अब देखो बेटा, कार्बनिक अम्ल में अगर अपन देखें तो कार्बनिक अम्ल में लिखा है कुछ विशिष्ट प्रकार के रसायन, जैसे कि कार्बनिक अम्ल एंजाइम का औद्योगिक पैमाने पर निर्माण में अनेक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, सूक्ष्म जीव का उपयोग करेंगे। अब जो बता रहा हूं सिर्फ वो याद करना, फालतू चीजें मत याद करना। सबसे पहले देखो सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जो होता है बेटा किससे मिलता है, एस्परगिलस नाइगर नामक बैक्टीरिया से मिलता है। बस यही क्वेश्चन आएगा, सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, एस्परगिलस नाइगर। इसका उपयोग दवाई, खाद्य पदार्थ, रंगों को बनाने में आता है, कोई काम का नहीं है, छोड़ देना इसको। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं बेटा, सिरका या विनेगर। ठीक है, इसका ये जो होता है बेटा एसिटिक अम्ल, ये किससे मिलता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलेगा। किससे मिलेगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई, है ना। रिएक्शन लिख रखी है, होता क्या है, ग्लूकोज होता है, उसको यीस्ट जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में काय में कन्वर्ट करता है बेटा, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रथम चरण में यीस्ट कार्बोहाइड्रेट को इथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना, चलिए।
दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या होगा बेटा, पहले चरण में हमने क्या किया, इसको डाइजेस्ट करवाया। दूसरे चरण में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, प्राप्त एथिल अल्कोहल को एसिटोबैक्टर एसीटी, एसिटोबैक्टर एसीटी, ये नाम याद रखना है बस, एसिटोबैक्टर एसीटी जीवाणु द्वारा ऑक्सीकृत करके एसिटिक एसिड बनाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, एसिटिक एसिड किससे प्राप्त होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से प्राप्त होता है। ठीक है, रिएक्शन मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लैक्टिक एसिड, ये अभी अपन पढ़ चुके हैं बेटा, दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या था, LAB, है ना। तो LAB जो होता है वो क्या करता है, दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो देखो यहां पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है बेटा, लैक्टिक एसिड का उत्पादन लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो बस ये याद रखना बेटा, लैक्टिक एसिड कौन से जीवाणु से मिलता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एसिटिक एसिड किससे मिलता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड किससे मिलता है बेटा, तो यहां पर नाम लिखा हुआ है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम से कौन सा एसिड मिलेगा, ब्यूट्रिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट देखो फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड, इसका उत्पादन राइजोपस नाइग्रिकस नामक कवक द्वारा किया जाता है। तो बेटा ये जो फ्यूमेरिक एसिड है ये एक्चुअल में कवक से उत्पन्न हो रहा है, और बाकी जितने भी थे वो किससे उत्पन्न हो रहे थे, जीवाणु से या बैक्टीरिया से उत्पन्न हो रहे थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेना। नेक्स्ट, अब अपन ने देख लिया बेटा क्या इससे क्या मिलता है ना, समझ में आया नहीं आया। अब समझने का क्या बेटा, याद करने का, टू बी ऑनेस्ट कुछ इसमें समझने का है नहीं ज्यादा। ठीक है, सारी चीजें जो है वो याद करने की है। देखो यहां पर आपको एक बार मैं बता देता हूं, ये लिखा हुआ है ऑर्गेनिक एसिड और ये लिखा हुआ है माइक्रोब्स। ठीक है, सबसे पहला देखो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किससे मिलेगा, एस्परगिलस नाइगर से मिलेगा। सिट्रिक एसिड किससे मिलेगा बेटा, एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर क्या होती है, एक फंगस होती है, एक कवक होती है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में। एसिटिक एसिड किससे मिलेगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलेगा। ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। ब्यूट्रिक एसिड किससे मिलेगा, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम से मिलेगा। क्या होता है बेटा, ये क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, इनमें से कौन सा पदार्थ बैक्टीरिया से नहीं पाया जाता है, और ऑप्शन में यही दे देगा आपको, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो अब आपको दोनों तीनों चीजें याद हो जानी चाहिए, पदार्थ क्या है, किस बैक्टीरिया से मिलता है, और वो बैक्टीरिया है या फंगस। नेक्स्ट लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा, लैक्टोबैसिलस से मिलेगा, जो कि क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया है। फ्यूमेरिक एसिड किससे मिलेगा, राइजोपस नाइग्रिकस से मिलेगा, इसमें लिखा नहीं है इन्होंने, ये क्या है बेटा, फंगस। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोनिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड किससे मिलता है, एस्परगिलस से मिलेगा। एक नाम याद कर लेना, कोई भी सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। किससे मिलेगा बेटा, एस्परगिलस से मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड किससे मिलेगा, एस्परगिलस नाइगर। ठीक है, अब इसमें आपकी मैं एक हेल्प कर सकता हूँ, ये नीचे के जो तीन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऊपर के तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, इसमें से हर एग्जाम में आप जितने पेपर सॉल्व करना चाहो कर लो, सब में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कॉमन है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट जो होती है बेटा, चलो आपको यहां तक समझ में आया, सारी चीजें समझ में आई बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है यहां पर, एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ, इनको हिंदी में बोलते हैं बेटा संदमक। अब इसने इंग्लिश में लिख दिया, इसलिए मैं आपको बोलता हूं हिंदी मीडियम वालों को दोनों याद रखना, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बेटा, संदमक, एंजाइम। ये क्या करेंगे कि जिसकी कोई भी अभिक्रिया, जैसे मान लो नॉर्मली अगर हम बात करें, एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे शरीर में अगर संदमक ना हो तो यूरिन का निर्माण करने में, मूत्र का निर्माण करने में 1 साल का समय लगेगा। परंतु ये संदमक क्या करते हैं, इस समय अवधि को कम कर देते हैं। तो संदमक ओवरऑल आपको याद रखना है कि ऐसे पदार्थ जो कि क्या करेंगे, किसी भी अभिक्रिया की दर को, किसी भी अभिक्रिया के समय को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, मतलब कम कर देंगे, मतलब जल्दी अभिक्रिया कंप्लीट होगी। ठीक है,
तो अभिक्रिया को जल्दी करवाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, संदमक बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखो क्या दे रखा है, प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है, इसका उत्पादन एस्परजिलस नामक कवक के द्वारा होता है। बेटा ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एस्परजिलस कवक द्वारा होता है। इसका प्रयोग काय में करते हैं बेटा, डिटर्जेंट बनाने, डिटर्जेंट के अंदर इसका उपयोग करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है बेटा पेक्टिनेस, जैसे मान लो कि डिटर्जेंट करता क्या है, सॉरी छोटा था देखो डिटर्जेंट करता क्या है, हाँ चलिए अब यहां पर अगर हम देखें बेटा, देखो सबसे पहला क्या है, प्रोटीएस। प्रोटीएस किससे मिलता है बेटा, एस्परजिलस ओरिजिन नामक कवक से पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका प्रयोग अपन कहां करते हैं, डिटर्जेंट में करते हैं। ठीक है, पहले मैं बता जाता हूं आपको। पेक्टिनेस, पेक्टिनेस क्या होता है, ये एंजाइम किससे मिलता है बेटा, एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से मिलता है। ये भी क्या होती है, कवक होती है। और इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग जाता है फलों के रसों को स्वच्छ रखने में। ठीक है, फलों के रसों को स्वच्छ रखने में। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है बेटा वो क्या होता है, रक्त के थक्कों को घोलने के काम में आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। और ये किससे मिलेगा बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलो अब तीनों चीजें समझ लो एक बार फटाफट। देखो प्रोटीएज, ये कपड़ा है, इस कपड़े पर ये दाग लग गया, ऑयल का दाग लग गया, कोई भी दाग लग गया, इस दाग को आपको हटाना है। इसको यहां से हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, डिटर्जेंट के अंदर इस प्रोटीएज एंजाइम, जो अपना सर्फ एक्सेल जो भी आता है, घड़ी आता है, उसके अंदर ये प्रोटीएज नामक एंजाइम जो होता है उपस्थित होता है। ये क्या करेगा, फटाफट क्या करेगा, इस जो भी ये कचरा है, जो भी डर्ट है, इसको क्या करेगा बेटा, यहां से हटा देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है पेक्टिनेस। पेक्टिनेस का एक्चुअल में यूज क्या होता है बेटा, कि आप जो जूस की बोतल होती है, एक्चुअल में जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती है ना, या जो जूस की बोतल होती है, अब उसके अंदर जूस भरा हुआ था, अब वो कांच की बोतल है ना, उसमें जूस था, आपने जूस पी लिया, अब कांच की बोतल खाली हो गई बेटा, अब उसको करना है साफ। अब अगर आप उसको नॉर्मली साफ करोगे तो वो ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा, पर अंदर से अभी भी उसमें कुछ ना कुछ कण बचे हुए होंगे, चिपके हुए होंगे। तो उसको हटाने के लिए बेटा उपयोग किया जाता है किसका, पेक्टिनेस का। इसका उपयोग किया जाता है पेक्टिनेस का। ये पेक्टिनेस करता क्या है बेटा, दो तरीके से काम करता है। एक तो जो फल होते हैं, जैसे कि आपने कभी जूस बनाओगे घर पे, तो अपन जो घर पे जूस बनाते हैं ना बेटा, उसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, और जो बाजार से पैकेट वाला आप जूस लेके आते हो उसमें फाइबर्स नहीं होते। मतलब फाइबर का मतलब ये होता है कि उसमें आपको कोई कठोर पदार्थ नहीं मिलेगा, बिल्कुल तरल होगा। और जो घर पे बनता है ना बेटा, उसमें थोड़ा थोड़ा कठोर पदार्थ भी होता है। तो जो पेक्टिनेज एंजाइम ये क्या करता है कि जो कठोर पदार्थ जूस के अंदर उपस्थित है उसको क्या करेगा, गला देगा और उसको भी तरल में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेस। मैंने आपको बताया था कि जो हृदय होता है, हृदय की पतली पतली धमनियों में क्या होता है बेटा, इस तरीके से थक्का जम जाता है, जो कि क्या करता है, रक्त के प्रवाह को रोक देता है। और जब रक्त का प्रवाह रुक गया तो ये जो रक्त होगा ये क्या होगा, हृदय की पेशियों तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण हृदय की पेशियों की मृत्यु हो जाएगी। और अगर हृदय की पेशियों की मृत्यु हो गई तो हृदय की भी क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी। और हृदय की मृत्यु हो गई तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या आता है बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेस नामक एंजाइम का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि क्या करता है, जाकर इस थक्के को क्या करेगा बेटा, यहाँ से हटा देगा। और जैसे ये थक्का हटेगा वापिस से क्या होगा बेटा, रक्त का प्रवाह क्या हो जाएगा, अपने पहले जैसा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट होता है जैव सक्रिय अणु। जैव सक्रिय अणु क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी जीवित जीवाणु से निकाले जाते हैं और उससे शरीर से निकालने के बाद भी वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जैव सक्रिय अणु। जैव सक्रिय का अणु का उदाहरण है सबसे पहला साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करेगा बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है वो क्या करता है, इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम नामक कवक से किया जाता है। फिर से बेटा नाम याद करने का है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम से क्या पाया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। क्या करेगा बेटा, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा।
क्यों करेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम? उदाहरण में आपको पहले बता चुका हूं कि भैया जैसे किसी कोई किडनी ट्रांसफर करी किसी की, है ना, एक किडनी खराब हो गई थी, उसने किसी से किडनी ली। अब अगर किसी दूसरे के शरीर का कोई भी अंग हम हमारे शरीर में लगाएंगे तो हमारे शरीर की कोशिकाएं उस अंग को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। तो हम नहीं चाहते कि वो अंग जो है नष्ट हो, तो हम क्या करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए नामक तत्व जो होता है उसका इंजेक्शन देते हैं। ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है बेटा? अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। तो जो दूसरा अंग है वो क्या होगा? खराब नहीं होगा। आई बात समझ में? इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर क्या आएगा बेटा? साइक्लोस्पोरिन है। समझ लो ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? अगर हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो गया, जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गई, जो कि हमारे पास दो है, लंग्स दो होते हैं, किडनी दो होती है, आंखें दो होती हैं, तो ऐसा कोई भी अंग जो कि हमारे शरीर का खराब हो गया हो और उसको हमको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, तो हम क्या करते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति से उसको लेते हैं जिसके रक्त में और हमारे रक्त में ज्यादा अंतर ना हो। परंतु अगर ऐसा ना हो तो हमको किसी भी व्यक्ति से लेना पड़ता है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का अंग हमारे शरीर में लगाएंगे तो उसके कारण हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी? उसको हम बाहरी तत्व मानकर उसको क्या करेगी? नष्ट करना शुरू कर देगी। तो इसी को बोलते हैं बेटा ग्राफ्ट रिजेक्शन। कि किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवाया, उसकी एक किडनी खराब थी, उसको किसी डोनर की किडनी लगा दी, किडनी विडनी लगा दी भैया, वो पेशेंट को आपने फ्री कर दिया, परंतु अब उसके शरीर के अंदर उपस्थित कोशिकाएं उस किडनी को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी कुछ समय में, है ना। इसी को बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। हमने ऑपरेशन तो किया परंतु हमारा ऑपरेशन क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर क्या आएगा बेटा? साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट स्ट्रेटिन। स्ट्रेटिन का बता चुका था बेटा मैं, रक्त के थक्के को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा? स्ट्रेटिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा जितनी ज्यादा आपको चीजें आ रही है ना, उतना मैं आपको ये जो मैं चार्ट है बेटा, ये पूरा यही याद करना है। जो चार्ट पढ़ाना हो ना, यही याद करना है। देखो ये तो मैं पढ़ा चुका था, इस पर बेटा जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा, याद आएगी तुमको मेरी कि सर ने बताया था, हमने पढ़ा भी था, पर क्यों हमने याद नहीं किया। ये आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, 101% आएगा क्वेश्चन जोड़ी मिलाने वाला। दूसरा देखो बेटा यहां पर बना हुआ है लाइपेजेस, काय में होता है बेटा? डिटर्जेंट में होता है। क्या करता है? कपड़े साफ करने में काम आता है। पेक्टिनेस किससे मिलता है? एस्परगिलस नाइगर से प्राप्त होता है। काय में काम आता है? जूस की बोतल के अंदर जो पल्पी पार्ट होता है उसको हटाने के काम में आता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से मिलता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लॉट बस्टर। आता है बेटा हिंदी वालों, आप भी ध्यान रखो, क्लॉट बस्टर नाम से आएगा। क्लॉट को हटाने वाले को क्या बोलते हैं? क्लॉट बस्टर। क्या करेगा बेटा? ये मायोकार्डियल इंफेक्शन मतलब हार्ट अटैक से बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन बना दिया उसने। आपके पास एक मरीज आया, उसको हार्ट अटैक है क्योंकि उसकी कोरोनरी आर्टरी में क्या है? ब्लॉक है। अब आप कौन सा उनको इनमें से, निम्न में से कौन सा दोगे? ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस दोगे, लाइपेजेस दोगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे, क्या देंगे? आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो बेटा रेनेट। रेनेट किससे मिलता है? म्यूकर से मिलता है। म्यूकर क्या होता है? फंगस होती है। ठीक है, काय में यूज होता है बेटा? चीज बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट अल्फा अमाइलेज, ये एंजाइम है, किससे मिलेगा? राइजोपस, राइजोपस जेपेनिकस से। किस काय में हेल्प करेगा बेटा? ये स्टार्च को पचाने में और ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में, है ना। ब्रेड का आटा लगाते हैं, बहुत हार्ड होता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए। ये वाला छोड़ सकते हो आप, याद मत करना ये। ठीक है, ये इसका मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है, रेनेट वाला भी क्वेश्चन नहीं देखा। ये तीन इंपॉर्टेंट है, लाइपेज, पेक्टिनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओवरऑल ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, बस ये दो चीजें छोड़ देना। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो बेटा अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। अब यहां पर क्या लिखा है बेटा? यहां पर क्या लिखा हुआ है? राहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव। अब ये क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब क्या हुआ?
सीवेज का मतलब क्या होता है बेटा? सीवेज को एक और नाम होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, जैविक मल। मनुष्यों के शरीर से निकला हुआ मल, जानवरों के शरीर से निकला हुआ मल, घर में जो फल है, सब्जियां हैं, उनके छिलके, ये सब जो होता है बेटा किस में जाता है? सीवेज में जाता है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो सारे का सारा घर से सीवेज निकलता है, ये ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ, नालों से होता हुआ कहां पर जाके मिलता है बेटा? नदियों में जाकर मिल जाता है, जिसके कारण नदी के अंदर क्या होता है? प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। अब नगर शहरों में व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो मनुष्य के का जो मल है या जो प्राणियों का मल निकला है, उसके अंदर क्या है? सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसे नदी नालों में सीधे विसर्जित नहीं किया जाता है। विसर्जन से पूर्व वहित मल का उपचार वहित मल संचय में किया जाता है। मतलब इसको बोलते हैं बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। यह उपचार निम्न 2 चरणों में होता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, देखो बेटा क्या हुआ, घर से जो भी कचरा निकला उसको हमने सीधे नदी में ना डालते हुए उसको सबसे पहले अपन ने क्या डाला? प्लांट में डाल दिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाल दिया। वो क्या करेगा बेटा? वो जो पानी है, वो जो वहित मल है जिसमें घुला हुआ है, उस पानी को साफ करेगा। अब उस पानी को साफ करने में दो चरण होते हैं। पहला होता है बेटा प्राथमिक उपचार, दूसरा होता है द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार जो होता है एक्चुअल में वो फिजिकल सेपरेशन होता है। फिजिकल सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि पानी के अंदर जल के साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, थैली का टुकड़ा, ठीक है, कोई मरा हुआ प्राणी पड़ा हुआ, उसके अंदर कोई पेड़ पड़ा हुआ, बहुत सारा कचरा पड़ा है। तो उस ऐसा कचरा जो हम हमारी आंखों से देखकर अलग कर सकते हैं, हम क्या करते हैं? बहुत छोटी छोटी जालियां बना देते हैं। उन जालियों से जब जल गुजरता है तो बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? उन जालियों के द्वारा, छन्नियों के द्वारा क्या होते हैं? रुक जाते हैं। और सिर्फ क्या होता है, जो जल है, जो तरल पदार्थ है, वो क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब ये जो तरल पदार्थ है इसमें भी और सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होते हैं? रेत के कण होते हैं। इन रेत के कणों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? कि हम जल को एक स्थान पर रोक देते हैं। आपने देखा होगा अगर जल के किसी गिलास में अपन मिट्टी को डाल के उसको बहुत ताकत से हिला दे तो कुछ समय के लिए तो मिल जाता है, परंतु उसको कुछ समय तक रखेंगे तो मिट्टी के कण वापिस से क्या हो जाएंगे बेटा? नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही होता है कि जल को अपन रोक देते हैं तो रुके हुए जल के अंदर जो मिट्टी के पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो देखो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। मूलभूत रूप से उपचार में इस पद में वाहित जल में पड़े बड़े कणों को निस्पंदन, फिल्ट्रेशन तथा अवसादन, सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग किया जाता है। बस बेटा 2 पॉइंट याद रखना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा? फिल्ट्रेशन प्लस सेडिमेंटेशन। क्या होगा बेटा? फिल्ट्रेशन प्लस सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? छानना। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जल को रोक देना, जिसके कारण रेत के कण क्या हो जाए? नीचे की तरफ बैठ जाए। प्राथमिक उपचार जो होता है वो कैसा उपचार होता है बेटा? प्राथमिक उपचार जो होता है वो फिजिकल, भौतिक उपचार होता है। ठीक है। अब हम आते हैं किस पे बेटा? द्वितीयक उपचार पे। द्वितीयक उपचार में देखो क्या लिखा है? प्राथमिक बहिस्राव को वायवीय बैंकों से गुजारा जाता है। इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि गुणवन कण में होने लगती है। वृद्धि के दौरान सूक्ष्म जीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के मुख्य भागों को स्वस्थ कर देते हैं। बहिस्रावी बीओडी की महत्वपूर्ण रूप से, देखो बेटा आप एक बात समझना, आपने जल को साफ कर दिया, आपने बस उन्हीं चीजों को हटाया है जो अपनी आंखों से दिख रही है। मिट्टी के कण हमको आंखों से दिख रहे थे, हमने अलग कर दिए। ठीक है। और बाकी जो भी चीजें हमको दिख रही थी उनको हमने अलग कर दी 2 प्रोसेस की हेल्प से, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा बेटा? कि जो आपका कार्बनिक पदार्थ मतलब जो उत्सर्जित मल है ना, वो घुला हुआ है और उस मल के अंदर जो जीवाणु है वो भी जल के अंदर क्या है बेटा? घुले हुए हैं। अब उनको अलग करना है। उनको अलग करने के लिए हम करेंगे क्या? तो एक चीज समझो बेटा, अब यहां पर जो होता है बेटा वो क्या होता है? वायवीय श्वसन। क्या होता है? वायवीय श्वसन। अल्कोहल बनाने में क्या करा था? अवायवीय श्वसन। ब्रेड बनाने में क्या करा था? अवायवीय श्वसन करा था। यहां पर क्या श्वसन करेंगे हम? वायवीय श्वसन करेंगे। अब वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है? जल के अंदर हम क्या करते हैं? पीओडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इस चैप्टर का। पीओडी इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन में देगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मासूम बच्चे कंफ्यूज होकर क्या लगा देंगे, बायो का पेपर है तो बायो ही होगा, तो बायोलॉजिकल कर देते हैं, गलत हो जाएगा बेटा। क्या बोलते हैं इसको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, जितना ज्यादा जल के अंदर मल पदार्थ होगा उतना ज्यादा उस जल की बीओडी बढ़ेगी। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो किसके समानुपाती होती है बेटा, मल के। जितना ज्यादा मलयांश जल के अंदर बढ़ेगा उतना ज्यादा बीओडी बढ़ेगी, जितना ज्यादा मलयांश जल के अंदर कम होगा उतना ज्यादा बीओडी क्या होगी बेटा, कम होगी। आई बात समझ में। तो अगर आपको कोई एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा देगा, अगर आपको जल के दो सैंपल दिए गए, दो जल की टेस्ट ट्यूब दी गई और उसमें आपको पता लगाना है कि कौन सा जल ज्यादा दूषित है और कौन सा जल कम दूषित है, किसमें पॉल्यूटेंट ज्यादा है किसमें पॉल्यूटेंट कम है, इसके लिए आप क्या देखोगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस जल की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है उस जल के अंदर जो दूषित पदार्थ है बेटा, जो पॉल्यूटेंट है वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, और जिस जल की बीओडी कम है उसके अंदर जो जीवाणु है वो क्या है बेटा, कम है। आई बात समझ में। चलो मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आप फालतू की राम कथा पढ़ लेते हैं। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवक द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत करता है। 1 लीटर पानी के अंदर जितने भी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहा जाता है बेटा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे चलते हैं बेटा, वाहित मल का जब तक उपयोग है तब तक बीओडी। ठीक है बेटा, चलो ये तो थोड़ा सा आप देख लेना। बीओडी घट जाने के पश्चात बहिस्त्राव को निस्यंदन टैंक में भेजते हैं जहां जीवक डंडू जो भी है। ठीक है बेटा, इसको हटा देना, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं आगे। देखो बेटा, फ्लो चार्ट वो बेस्ट तरीका है इसको समझाने का, है ना। अब आप इसको देखते जाओ और जो मैं बताते जा रहा हूँ सिर्फ वही याद करना है, फालतू की चीजें तुम्हारी इच्छा, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो भैया, है ना, तुम याद कर सकते हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसी प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, बस यही। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर सीवेज को डालते हैं किसमें से, पतली पतली जालियों में से गुजारते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े पदार्थ क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन। अंग्रेजी माध्यम याद रखना बेटा, ये मत बोलना सर आपने हिंदी के हिसाब से पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ा नहीं, बता रहा हूं मैं। इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब फिल्टर हो गया, पानी में को जाली से छान दिया आपने। द सीवेज इज पासेस आउट इन द ग्रिथ चेम्बर वेयर ग्रिथ इज सॉइल पेडल एंड सेडिमेंट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखो कुछ नहीं करा, ये आपका जल आ रहा है, ये जल आ रहा पाइप से। पहले तो आपने यहाँ पे जाली लगा दी, जाली लगाने के कारण जितना भी कचरा वचरा था रुक गया, अब यहाँ पर लिक्विड जल आ गया। अब इसको आपने वापस से अगली जाली लगा दी, अब यहाँ पर आपने इसको रोक दिया। जब आप इसको रोकेंगे तो जितने भी मिट्टी के कण होंगे वो क्या होंगे बेटा, नीचे की तरफ आकर बैठ जाएंगे, और बाकी जो होगा शुद्ध जल होगा उसको हम क्या कर देंगे, आगे की तरफ भेज देंगे। आई बात समझ में। तो जो प्राथमिक उपचार होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर दो चीजें होती है, पहली होती है फिल्ट्रेशन, दूसरी क्या होती है बेटा, सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, समझ में आ गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। चलो अब फटाफट चलते हैं अपन सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ठीक है, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप देखेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है बेटा, कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसा ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, पहला कैसा था, फिजिकल ट्रीटमेंट था। क्या करते हैं बेटा इसके अंदर, बायोलॉजिकल। अब देखो यहाँ पर देखो, बायोलॉजिकल लिख दिया और वहां पर क्या लिखा था बेटा, बायोकेमिकल। बहुत कंफ्यूजन करती है चीज। ठीक है, तो यहां पर बेटा अपन एक्चुअल में बात ये है कि अपन पैरामीटर जो होता है वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब जैसे कि आपसे कोई बोले कि कौन सा जल ज्यादा शुद्ध है, उसको देखने का क्या पैमाना है, तो वो है बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलो अब करते क्या है बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। अब जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट का जल आपके पास आया है उसके अंदर आप क्या करोगे बेटा, ऑक्सीजन गैस डालोगे। कौन सी गैस डालेंगे हम, ऑक्सीजन गैस।
और वो ऑक्सीजन गैस कब तक डालेंगे, तब तक इसमें जीवाणुओं की क्या हो जाए बेटा, वृद्धि हो जाए। जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई, पहले कम थे, अब जीवाणु बहुत सारे बन गए। अब ये बहुत सारे जो जीवाणु होंगे बेटा, ये क्या करेंगे, एक समूह बना लेंगे। उस समूह को हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक। क्या बोलेंगे बेटा, फ्लॉक। इंग्लिश वाले बेटा कंफ्यूज मत होना, हिंदी वाले बेटा आप भी कंफ्यूज मत होना, आप दोनों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, है ना। फ्लॉक बनेंगे, ठीक है। अब फ्लॉक जो होता है बेटा, उसको हम सेपरेट कर देते हैं, जिसको एक नाम दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज। क्या नाम दिया जाता है, एक्टिवेटेड स्लज। अब देखो पहली प्रोसेस क्या हो गई, बायोलॉजिकल हो गई। सेकेंड, पहली बायोलॉजिकल हो गई। द इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पासेस इन द लार्ज एरिएशन टैंक। काय में डाल दिया, एरिएशन टैंक, मतलब बड़े बड़े टैंक होंगे जिसके अंदर हम ऑक्सीजन डालेंगे। अब पहली प्रोसेस हो गई बायोलॉजिकल प्रोसेस, दूसरी हो गई एरिएशन प्रोसेस, तीसरी देखो बेटा, तीसरी में क्या करेंगे, कब तक ऑक्सीजन डालेंगे, तब तक उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम नहीं हो जाती, तब तक उसमें ऑक्सीजन डालते रहेंगे। वंस द बीओडी ऑफ सीएच इज रिड्यूस, अब जैसे ही बीओडी कम हुई, बीओडी के कम होते ही हम इसको वापस अगली में भेज देंगे, किसमें बेटा, सेटलिंग टैंक। वहां पर क्या करेंगे बेटा, अब ये जो बैक्टीरिया है ये एक दूसरे के साथ समूह बना लेंगे। उस समूह को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लॉक, और उस फ्लॉक को बोलते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को सिक्स्थ प्रोसेस में भेज देंगे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप्ड इनटू द एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब जो कचरा बचा है, जो स्लज बचा हुआ है, इसको हम काय में भेजेंगे बेटा, एक दूसरे टैंक में भेजेंगे, जहां पर क्या होगा बेटा, इसका डाइजेशन होगा, ठीक है। फिर सेवंथ, द इफ्लुएंट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज रिलीजेस इनटू द वाटर बॉडी। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम जल के अंदर छोड़ देंगे। अभी भी कुछ मासूमों को समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। देखो ये आया आपका पानी, ठीक है, घर से पहला टैंक डाला, परंतु इसमें हमने लगा दिए छन्नी, ये छन्नी लगा दी। अब ये छन्नी क्या करेगी, बड़े बड़े टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को रोक लेगी और ये आगे बढ़ा देगी। आगे आया, अब आगे जब जल आएगा तो उसको हम रोक देंगे। रोकने से क्या होगा, उसमें जितनी भी मिट्टी जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, नीचे बैठ जाएगी। ये मिट्टी को नीचे कर दिया, अब आगे भेज देंगे। अब ये जो दोनों प्रोसेस है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसको जो हमने आगे भेजा है बेटा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस की मात्रा को डालेंगे। ऑक्सीजन गैस इसमें डालेंगे। ऑक्सीजन गैस डालने के कारण इसके अंदर जो बीओडी है वो क्या होगी बेटा, अभी बढ़ी हुई। अब देखो ये दूषित जल है बेटा, तो इसकी बीओडी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा जल दूषित होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, बीओडी होगी। अब बीओडी बढ़ गई है इसकी बेटा, तो हम इसमें ऑक्सीजन कब तक डालेंगे, जब तक इसकी बीओडी कम ना हो। अब ऑक्सीजन के कारण इसकी बीओडी क्या होगी बेटा, कम हो गई। परंतु बीओडी तो कम हो गई, परंतु इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर उपस्थित जितने भी जीवाणु इस दूषित जल में उपस्थित, तो उन्होंने अपनी संख्या को बढ़ा लिया और बहुत सारे ऐसे झुंड बना लिए। इन झुंडों को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लॉक्स। अब क्या करेंगे, बीओडी कम हो गई, अब हम इन ये जो फ्लॉक्स है ये क्या होंगे बेटा, इस पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे। अब इन तैरते हुए फ्लॉक्स को हम क्या करेंगे, इस पानी से हटा लेंगे और इस फ्लॉक को हम अगले टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये जो फ्लॉक्स है बेटा इस टैंक में पड़े हुए हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रखेंगे और ये जो फ्लॉक्स होंगे बेटा, इनका क्या करेंगे, ये जीवाणु क्या कर देंगे, पाचन कर देंगे और इससे हमको गैस प्राप्त होगी, जो कि क्या होगी, मीथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोगैस। समझ में आई बात। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो प्रोसेस होती है, कौन कौन सी होती है बेटा, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 4 प्रोसेस होती है। पहली कौन सी होती है बेटा, बीओडी को बढ़ाना है और उसके लिए ऑक्सीजन डालेंगे, एरिएशन बोलेंगे। फिर फ्लॉक्स बन गए, उनको अलग कर लेंगे, फिर उसको हम एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल देंगे, जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया बेटा इतना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, ये बेटा एक इसका डायग्राम है, किस तरीके का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो आप देखो बेटा, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये आपका घर, आपका किसी का, मेरा घर है, होम है, ये कोई ऑफिस है, ये कोई पंप स्टेशन है। यहाँ से सब जगह से कलेक्शन सिस्टम ने कचरा इकट्ठा कर दिया और इस कचरे को सबसे पहले फिल्टर करा। जब फिल्टर करोगे तो आपको उसमें सॉलिड वेस्ट मिलेगा, सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ मिलेगा, उसको आपने अलग कर दिया और पतली पतली जालियों से उसको क्रॉस कर रहा है। क्रॉस कर फिर हम इसको, ये नंबर 1 है बेटा, है ना, फिजिकल ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद नंबर 2 सेडिमेंटेशन टैंक।
यहाँ पर इसको भेजा इस टैंक में, तो इसके अंदर जितना भी इस पानी को रोका तो मिट्टी के पदार्थ होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। अब सेडिमेंटेशन टैंक के बाद हम इसको तीसरे टैंक में भेजेंगे जिसको बोलते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर जो होगा बेटा इसको भेज देगा एक इसमें एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक क्या करेगा बेटा, इस जल के अंदर ऑक्सीजन को क्या करेगा, डालेगा। अब इस जल के अंदर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन के कारण इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई, तो इसके कारण बीओडी भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और इसमें हम ऑक्सीजन कब तक डालते रहेंगे, जब तक इस जल की बीओडी क्या हो जाए, कम ना हो जाए। अब जब इस जल की बीओडी कम हो गई तो हम इसको कहाँ भेज देंगे बेटा, अगले टैंक में भेज देंगे। अब इस टैंक में क्या होगा बेटा, बीओडी बढ़ने के कारण ये जो बैक्टीरिया के झुंड बने थे उसको हमने क्या बोला था, फ्लॉक्स। उस फ्लॉक्स को यहाँ पर अलग कर लेंगे और उस फ्लॉक को अलग करने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेटेड स्लज। आई बात समझ में। उस एक्टिवेटेड स्लज को हम एक और टैंक में डालेंगे जिसमें से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी बेटा, मीथेन प्रोड्यूस हो जाएगी। और जो बचा हुआ अब जो जल है, जो साफ पानी है, उसको वापस से हम क्या करेंगे बेटा, नदी के अंदर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से घर से निकला हुआ पानी या शहर से निकला हुआ गंदा पानी साफ किया जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बातें आपको। चलो अब नेक्स्ट है बेटा बायोगैस। अभी हमने क्या पढ़ा, हाउस होल्ड में, घर में कैसे उपयोग करते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री में कैसे उपयोग करते हैं, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किस तरीके से उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे बेटा बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपने पढ़ाई होगा, बहुत फेवरेट रहता है बच्चों का। देखो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव, अब इसमें चित्र बनाने को नहीं आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देनी है, तो मैं जो बता रहा हूं वो याद करना है। ठीक है, संयंत्र का एक प्रारूप देखो, बायोगैस एक प्रकार से गैस का मिश्रण होता है जिसमें सूक्ष्मजीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न दोषों को बैक्टीरिया जो कि सेलुलोज पर अवायवीय रूप से CO2 और हाइड्रोजन निर्माण करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि बायोगैस प्लांट में जो जीवाणु होते हैं वो कौन सा श्वसन करते हैं, वायवीय या अवायवीय। तो याद रखना कौन सा, अवायवीय। अवायवीय श्वसन से करेंगे क्या ये बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, CH4 मीथेन बनाएंगे, गैस भी उत्पन्न। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मिथेनोजेंस कहा जाता है। इन जीवाणुओं को जो कि मिथेन से CO2 बना रहे हैं उनको क्या बोलेंगे बेटा, मिथेनोजेंस कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, इनमें सामान्य जीवाणु मिथेनोबैक्टीरियम होता है। बैक्टीरिया सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ होते हैं बेटा, जो गाय भैंस के र्यूमन में होते हैं। चलो अब देखो यार, इसको समझा देता हूं मैं सीधे। गाय या भैंस वो क्या खाएगी बेटा, चारा खाएगी हरे कलर का। उस चारे के अंदर पाया जाता है सेलुलोज। सेलुलोज हमारी बॉडी पचा नहीं सकती, परंतु जो गाय भैंस बैल बकरी जो भी होते हैं ये सब पचा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा, मिथेनोजेंस। मीथेन बनाने वाले क्या होते हैं, मिथेनोजेंस। ये मिथेनोजेंस क्या होते हैं, इनके पेट में पाए जाते हैं और इनके पेट में क्या करते हैं, इस सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं और उस सेलुलोज का डाइजेशन करके क्या बना लेते हैं बेटा, एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी के साथ ये दो चीजें और बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और एक मीथेन बनाते हैं। अब गाय या भैंस या बैल आपने देखा होगा, वो दिन भर उनका मुंह चलता रहता है, दिन भर मुंह चबाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो सेलुलोज होता है बेटा उसको पचाने के लिए उसको बार बार चबाना जरूरी होता है। अब वो उसको चबा कर ना बार बार उसको चबाते रहते हैं और उससे जितना ज्यादा ऊर्जा उतना निकाल लेते हैं। परंतु अब जिससे नहीं निकाल पाते वो मल रूप में बन के काय में बाहर आ जाता है बेटा, गोबर के रूप में बाहर आ जाता है। अब ये जो गोबर है, इस गोबर के अंदर बेटा बैक्टीरिया भी उपस्थित है, इस गोबर के अंदर सेलुलोज भी उपस्थित है और इस गोबर के अंदर ही आपको मीथेन मिलेगी। तो हम करते क्या है बेटा, बायोगैस प्लांट में, थोड़ा अच्छा वाला डायग्राम बताता हूं मैं आपको। ये वाला डायग्राम देखो, बायोगैस प्लांट का डायग्राम देखो। यहां पर क्या होंगे बेटा, 3 टैंक होंगे। कितने टैंक होंगे, 3 टैंक होंगे। देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले क्या करेगा, जो भी गोबर वगैरह है गाय का उसको अपन पानी में मिला के नंबर 1 टैंक में डाल देंगे। इसको बोलते हैं मिक्सिंग टैंक। अब इस टैंक से ये जो पदार्थ ये कहां जाएगा बेटा, ये अंदर वाला जो टैंक है इसके अंदर जाएगा। अब ये जो अंदर टैंक बना है इसके ऊपर बेटा आप ये एक प्लास्टिक का कोई कवर होता है, इसको लगा देते हैं, हल्का सा, भारी नहीं, हल्का एकदम प्लास्टिक का कवर। अब होता क्या है कि अब ये जो गोबर वगैरह अंदर गया है, मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर गया है,
यहाँ पर ऑक्सीजन तो प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो मिथेनोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और संख्या में वृद्धि करके यहाँ पर किण्वन की प्रक्रिया करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं। किण्वन की प्रक्रिया के फल स्वरूप बेटा यहाँ पर गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। कौन कौन सी? CH4, CO2 और H2S। तो जो गोबर में आपको खुशबू आती है, आप बोलते हो ना गोबर में से सर बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुझे तो बदबू आती है, आपको खुशबू आती होगी, ये आती है बेटा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, उसके अलावा क्या होगी बेटा, इसके अंदर मीथेन होगी। अब होता क्या है, आपने इसमें गोबर डाला, अब आपको पता कैसे लगेगा कि गैस उत्पन्न हुई है या नहीं हुई? तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे गैस उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न होकर यहाँ पर आती है और ये जो प्लास्टिक का कवर है इसके ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, बल लगाएगी, जिसके कारण ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अब जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तो यहां पर बेटा क्या होता है, इस गैस को यहां से बाहर निकालने के लिए एक पाइप होता है, इस तरीके का एक पाइप होता है, यहां पर बॉल लगा होता है। तो आप क्या करते हैं बेटा, इस पाइप को खोल देते हैं, पाइप को खोल देते हैं तो यहां से गैस निकल जाती है और जैसी गैस निकलेगी वापिस से प्लास्टिक का कवर कहां चला जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा। फिर सर ये तो पूरा कवर होता है जमीन के नीचे, इसकी सफाई कैसे होती है? इसकी सफाई करना ही क्यों है आपको? इसमें तो आपके काम के बैक्टीरिया है, मिथेनोजेंस। अब होता क्या है बेटा, जब ये भर जाता है तो एक लेवल के बाद क्या होता है कि ये जो दूसरा वाला टैंक है इसके अंदर ये क्या होता है, जाकर एकत्रित होने लगता है। अब ये जो जाकर इसमें एकत्रित हुआ है तीसरे नंबर के टैंक में, इसके अंदर जीवाणु बहुत प्रचुर मात्रा में, और ये जो है बेटा इसके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सारे उर्वरक क्या है, उपस्थित है। तो किसान क्या करता है बेटा, इसको उठाता है और इसको जाकर अपनी जमीन पर छिड़क देता है, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता भी क्या हो जाती है, मिट्टी की बढ़ जाती है। तो ओवरऑल बेटा बायोगैस प्लांट जो होता है बड़े काम की चीज होती है किसानों के लिए। अपने काम का क्या है इसमें ये समझ लो। अपने काम में पूछा जाएगा कि बायोगैस प्लांट में कौन कौन सी गैसेस उत्पन्न होती हैं, तो मीथेन, CO2 और H2S। ठीक है, चलिए।